नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज का जो ये क्लास है ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे हमने झारखंड के कई सारे वीडियोस आपको दिए हैं, झारखंड जीके का, स्टैटिक जीके जीएस का, लेकिन ये अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर ला रहा हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट, झारखंड पुलिस और 12th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए लाभकारी हैं। खास करके अभी आपको सामने जो एग्ज़ाम है झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 हमने नाम दे दिया, पहले 23 था, तो इसके लिए भी ये ज़्यादा लाभकारी होगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, जिन्होंने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैंने डाटा को निकाल करके देखा, आप सभी चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमें कई सारी मेहनतों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयाँ भी आती है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो दुख होता है। तो कृपया ऐसा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला प्रश्न हम लेकर के आएंगे आपके सामने। चलिए पहले प्रश्न को लाते हैं। चलिए ये देखिए, पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। लाख क्या होता है? यह जंतु उत्पाद है जो लाल रंग का होता है। ये पहले ज़माने में घड़ा वगैरह चिपकाने के लिए इसका काम किया जाता है। इसको पिघला करके ये जो एक प्रकार की कीड़े होते हैं लाख, उसके उत्पाद से बनता है ये लाख, और लाख के उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में ओरमांझी टाउन में छोटा नागपुर के पठार उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? गेतल सुध बांध, चरोवा बांध, कोनार बांध या तिलैया बांध? इसका सही जवाब है गेतल सुध बांध। अब जो गेतल सुध बांध है ओरमांझी रांची में स्थित एक कृत्रिम जलाशय है। फिर से आप समझिएगा, ओरमांझी जो है जहाँ पर बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, आपने अगर गया होगा कभी तो वहाँ पर एक कृत्रिम जलाशय है। क्या है? गेतल सुध बांध। यह जो डैम है वह स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। इसे 1971 में खोला गया था। यह डैम रुक्का डैम के नाम से भी जाना जाता है। गेतल सुध डैम को किस नाम से जाना जाता है? तो रुक्का डैम जाना जाता है। ये 1971 में बनाया गया था। और कहाँ पर है ये ओरमांझी में है। तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल ये कहता है, इस लकड़ी यानी इसकी लकड़ी, किसकी लकड़ी? कटहल की, आम की, जामुन की या केंदू की? इसकी लकड़ी पानी में हजारों वर्ष रहने के बावजूद भी नहीं सड़ती। देखिए, हजारों वर्ष की बात हो रही है। इसके फल को खाया जाता है और इसके बीजों से दवा बनाई जाती है। यह कथन किस विषय वृक्ष के विषय में बोला जा रहा है? कटहल के बारे में, आम, जामुन या केंदू? तो इसका सही जवाब है जामुन। जामुन, देखिए जामुन का जो लकड़ी है, हम लोग इसको खोट्ठा में बोलते हैं जमकाठ। क्या बोलते हैं? जमकाठ बोलते हैं। मतलब जो जमकाठ का मतलब मोरता नहीं है, जो वो है। इसके बाद इसके जो फलों को खाया जाता है और इसके बीज का चूरन बना करके, फलों का सिरका बना करके शुगर पेशेंट को शुगर कंट्रोल करने दिया जाता है। और एक बात और बता दूं, अगर आप एक सीजन भर 100-100 ग्राम जामुन खाते हैं, जितना दिन सीजन है उसका, तो आपको उस साल शुगर बीमारी नहीं हो सकती है। इतना फायदेमंद है जामुन। सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 कहता है कि मैथन डैम किस जिले में है? गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग? तो अगर आप धनबाद के हैं, आप देवघर के हैं या दुमका के हैं, तो आपको मैथन डैम भली भांति पता होगा। ये धनबाद जिले में है। किस जिले में है? धनबाद जिले में है मैथन डैम। अगला है, खरकई नदी किस नदी में गिरती है? सोन नदी में, स्वर्णरेखा नदी में, मयूराक्षी नदी में, उत्तरी कोयल नदी में? तो सोन नदी जो है वो कहाँ गिरती है? ये गिरती है स्वर्णरेखा नदी में।
सोन नदी खरकई नदी किस में गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी में गिरती है। फिर से समझिएगा। अब समझेंगे हम खरकई नदी कहाँ है। तो खरकई नदी जो है वो उड़ीसा में है, और उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है सिमलीपाल। आपने सिमलीपाल सुना ही होगा, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है सिमलीपाल। तो उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है सिमलीपाल, वहीं से ये नदी निकली है। और ये किस में मिल जाती है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी में आकर के मिल जाती है, और उसकी एक सहायक नदी है। अब आपसे पूछा जा सकता है स्वर्ण रेखा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे कि खरकई नदी है। और ये यहाँ पर जो खरकई नदी के किनारे लोह के अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, और इसी कारण है कि जमशेदपुर में टाटा कंपनी, कौन सी कंपनी? टाटा कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को है, टेल्को है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ये सब बैठाई गई थी। क्योंकि जो भी कंपनियां बैठाई जाती है, लौह अयस्क की ये कंपनी है, तो लौह अयस्क कहाँ से मिला था उसे? ये मिला था सिमलीपाल से, है ना। खरकई नदी है वहाँ पर। और क्या है, उसे लोहा मिल गया, तो कोयला उसे झरिया बोकारो से मिल जा रहा था, और उसे क्या मिल रहा था? मार्केट उसको पश्चिम बंगाल नज़दीक में था। और इसके बाद वहाँ सस्ते मजदूर तो ऑलरेडी थे, और एक नदी भी बहती थी स्वर्णरेखा नदी, जहाँ से उसे पानी मिल जा रहा था। इतनी उत्तम दशाएं होने के कारण ही जमशेदजी टाटा ने वहाँ पर यानी जमशेदपुर में टाटा कंपनी की स्थापना की, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सवाल नंबर 5 का जवाब आपको मिल गया स्वर्णरेखा नदी। सवाल नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी किस शहर के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सा शहर है जो टिस्को और टेल्को के रूप में जाना जाता है? उसका शहर है रांची है, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। तो अभी आपको हमने इसके बारे में बता दिया कि ये जमशेदपुर है। सवाल नंबर 7 देखते हैं कि मूल्य की दृष्टि से भारत में कुल खनिजों का लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सेदार झारखंड है? आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में खनिज संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन मूल्य की दृष्टि से अगर हम वैल्यू निकालें तो झारखंड की कितनी हिस्सेदारी है? तो झारखंड की हिस्सेदारी आपको बतानी है, क्या वो 32% है, 40% है, 28% या 33? तो झारखंड जो है वो 32% की हिस्सेदारी रखता है। सवाल नंबर 8, SPIADA झारखंड के 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? साहेबगंज, संथाल परगना, सिंहभूम, सिमडेगा। तो इसको कहा जाता है संथाल परगना। देखिए संथाल परगना में मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने का कि देखिए संथाल परगना में आपका कौन कौन आ जाता है। तो संथाल परगना में आपका आ जाता है देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, है ना। और एक छूट रहा है, शायद वो जामताड़ा हो जाए, मैं अभी नहीं कह सकता कन्फर्म, लेकिन जामताड़ा हो सकता है। फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, कुछ छूट रहा। एक देवघर आता है, गोड्डा आता है, दुमका आता है, साहेबगंज आता है, पाकुड़, और एक मान के चलिए, देखिए मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं पहले बताता हूँ, आप मुझे दोष नहीं दे सकते हैं कि जामताड़ा शायद है। अगर है तो मैं कन्फ्यूज हूँ, आप हमें कमेंट करके दूर कर सकते हैं। तो ये जो 6 कमांड जिले हैं ना, ये सभी मिल करके SPIADA कहलाता है, और ये औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ये संथाल परगना कहलाता है। सवाल नंबर 9, बोकारो इस्पात संयंत्र यानी बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से बनाया गया था? सोवियत संघ, चीन, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, या जर्मनी की? तो बोकारो इस्पात प्लांट ये बनाया गया था सोवियत संघ की सहायता से। सवाल नंबर 10 देखते हैं, है ना।
सवाल नंबर 10 कहता है कि धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी है ना, सिंदरी क्या है, उर्वरक कारखाना है वहाँ पर, वह जो यूनिट है झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है। आपको ये बताना है ये किस नदी के तट पर स्थित है। दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा, ताप्ती। स्वर्णरेखा के बारे में हमने क्या बताया, ये कहाँ है, ये है आपका जमशेदपुर तरफ। मयूराक्षी की बात करें तो त्रिकुट पहाड़ के पीछे से निकली है देवघर के, और ताप्ती नदी तो झारखंड में बहती ही नहीं है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये चली जाती है अरब सागर की ओर। बचा दामोदर नदी, तो इसका सही जवाब है दामोदर नदी, क्योंकि धनबाद के बगल से कौन सी नदी निकली गुजरी है, वो दामोदर नदी गुजरी है। अगला है कि धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है। संकुल किसको कहते हैं, जहाँ पर पनपता है, पौधे पनपते हैं ना, जिसको हम लोग नर्सरी कहते हैं ना, उस टाइप का जगह जहाँ पर पूरा घना होता है, जहाँ जन्म लेता है, तो वो ऐसा जगह है जहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग है। वो बताने हैं आपको, चिरकुंडा, सोनुआ, टोंटो या पंतनगर। तो इसका सही जवाब है चिरकुंडा। चिरकुंडा धनबाद के बगल में एक जगह है जहाँ पर 250 उद्योग स्थापित किए गए और पूरा घना है ये। जो कौन सा जिला पड़ता है, तो धनबाद जिला पड़ता है। सवाल नंबर 12, अंबेडकर तकनीक छात्रवृत्ति योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन को। पहाड़िया जनजातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। पहली बात देखिए, छात्रवृत्ति योजना है तो पैसे की बात होगी, खाली जागरूकता की बात नहीं होगी। राज्य में अवस्थित बृहद मध्यम लघु उद्योग इकाइयों का पुनर्वास हेतु। छात्रवृत्ति में उद्योग की क्या बात होगी भाई, अब ऑप्शन को चुनिए। राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता। छात्रवृत्ति में होता ही तो यही है, वित्तीय सहायता दी जाती है, और आप भी अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी न कभी छात्रवृत्ति उठाए होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति के छात्र निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान। देखिए, छात्रवृत्ति में कोई चीज़ निःशुल्क नहीं होता है, आपको एक रकम दी जाती है और आप उस रकम के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 13, निम्न में से किस खिलाड़ी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, पहली बात यहाँ नाम में देखिए आयरन मैन लिखा हुआ है, औरत तो हो ही नहीं सकता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया होता तो लड़की हो सकती थी, लेडीज हो सकती थी। आयरन मैन ऑफ इंडिया होगा जेंट्स होगा। तो प्रेमलता अग्रवाल छट गया, पूर्णिमा महतो भी छट गया क्योंकि दोनों लेडीज हैं। अब बचा सिल्वानिस डुंगडुंग और माइकल किंडो। तो सिल्वानुस डुंगडुंग को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सिल्वानिस डुंगडुंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये हॉकी से संबंध रखते हैं और इन्होंने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम का अंग था। यानी सिल्वानिस डुंगडुंग 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था उसमें भारत हॉकी टीम को गोल्ड मेडल मिला था और उसका एक टीम मेंबर थे, और इसलिए इन्हें ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जिसका सही जवाब है सिल्वानुस डुंगडुंग। और कहाँ से संबंध रखते हैं ये, तो सिमडेगा से संबंध रखते हैं। सवाल नंबर 14, कप्तान इम्पे के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी बुद्धू भगत, यहाँ बुद्ध भगत हो गया कोई बात नहीं, बुद्धू भगत, कौन भगत, बुद्धू भगत के खिलाफ भेजी गई थी उसको पकड़ने के लिए। ये कब भेजी गई थी, 1832 में, 1830 में, 1834 में या 1831 में, ये आपको बताने हैं। तो इसका सही जवाब है 1832 में। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पुरुष प्रधान नृत्य को दर्शाता है। यानी यहाँ जो 4 नृत्य है, जतरा नृत्य, जदुर नृत्य,
जप्पी नृत्य या नेटुआ नृत्य, इसमें आपको बताने कि कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है। तो इसमें जो है जो जटुआ नृत्य है ना, हाँ सॉरी जटुआ नहीं, नेटुआ नृत्य है। जो नेटुआ नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें क्या करता है, पुरुष जो होते हैं वो स्त्री का वेश धारण करते हैं। पुरुष क्या करते हैं नेटुआ नृत्य में, स्त्री का वेश धारण करते हैं और अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो इसका सही जवाब है नेटुआ नृत्य। सवाल नंबर 16, निम्न में से किस नृत्य में पुरुष स्त्री वेश का धारण कर नृत्य करते हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि नेटुआ जो नृत्य है इसमें पुरुष स्त्री वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो देखिए ऑप्शन सेम है लेकिन क्वेश्चन घुमा के भी दिया जा सकता है। इसका जवाब हो गया नेटुआ नृत्य। अब 17वां प्रश्न देखिए कि 23 जुलाई 2022 को झारखंड सरकार ने अपनी झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 कहाँ से लॉन्च किया था। रांची से, हजारीबाग से, दिल्ली से या गढ़वा से। तो इसका सही जवाब है दिल्ली से लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च किया था, तो दिल्ली से। मैं आपको डेट बता देता हूँ कि 29 दिसंबर 2021, फिर से सुन लीजिए 29 दिसंबर 2021, 29 दिसंबर 2021, ठीक है। झारखंड सरकार के जब 2 वर्ष पूरे हो गए तो 10 फरवरी 2022 को, है ना, 10 फरवरी 2022 को झारखंड पर्यटन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और इसकी घोषणा इन्होंने दिल्ली से कर दी। सवाल नंबर 18, हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक पारित किया। इस विधेयक के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर कितने रुपए का जुर्माना तय किया गया है। 1000, 15,000, 10,000 या 1.5 लाख। तो यहाँ पर आप याद रखें कि झारखंड में जो है कहीं भी आप सार्वजनिक जगह पर शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाए, आप हाईलाइट हो जाएं, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। सवाल नंबर 19, 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर झारखंड सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम को कब से कब तक चलाया। और आपने भी जरूर झंडा लगाया होगा अपने घरों में। तो ये डेट आपको बताना 10 से 15 अगस्त, 12 से 15 अगस्त, 13 से 15 अगस्त या 14 से 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब है 13 से 15 अगस्त तक। कब से कब तक, 13 से 15 अगस्त तक। अच्छा एक बात और आपको हम बता दें, इस वाले में बता दें, ये देखिए इस शराब नीति वाला में बता दें, अगर आपने जुर्माना नहीं चुकाया तो आपको 3 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। अब सवाल नंबर 20 देख लेते हैं कि झारखंड में हाल ही में सरकार ने झारखंड के पदों और सेवाओं की रिक्तियों आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधित किया है। इस विधेयक के अनुसार पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को कितने प्रतिशत कर दिया गया है। और एक बात और याद रखिएगा कि झारखंड ही वो पहला राज्य है जिन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है। देखिए अब झारखंड में पॉलिसी को थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या किसके किसके प्रति कितना है। तो एससी के लिए, किसके लिए, एससी के लिए दे रहा है 12%, एससी के लिए कितना दे रहा है 12%, और एसटी के लिए दे रहा है, एसटी के लिए दे रहा है झारखंड सरकार 28%। एससी के लिए 12% और एसटी के लिए 28%। और BC1, देखिए ओबीसी के 2 पार्ट, BC1 और BC2। तो BC1 को मिला है 15% और BC2 को मिला है 12%। BC2 को मिला है 12%, ठीक है। ये डाटा आप याद रखेंगे। और EWS को, आर्थिक रूप से पिछड़े को, उसे मिला है 10% का आरक्षण। तो देखिए BC1 और BC2 को मिला दीजिए, 15-12 कितने हो गए 27%। तो झारखंड में कुल आरक्षण भी पूछा जाए तो झारखंड में कुल आरक्षण 77% का है। कितना परसेंट का है, 77% का।
ये आपको हमने इम्पॉर्टेंट वाले 20 क्वेश्चन कराए। अब आप हमें कमेंट करके बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आया तो मैं फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्दी से एक लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमारे चैनल का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। आप ये ना देखें कि सब्सक्राइबर कम है, आप देखें कि आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। और ऐसा आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ आज का सेशन कैसा लगा। मिलेंगे हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।